पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसका जो एरिया है वो एक त्रिभुज PQR के एरिया का दोगुना है। मतलब हमें PQR का एरिया पहले चाहिए, उसका डबल करेंगे तो ABCD का मिल जाएगा। त्रिभुज PQR की जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो 4, 5, 6 के रेशियो में है और उसका जो परिमाप दिया गया है त्रिभुज का वो 90 सेंटीमीटर दिया गया है। अब अगर भुजाओं का अनुपात 4, 5 और 6 दिया गया है तो यहाँ पर देखिए, इससे क्या हम ये बता सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4, 5, 6 ये ट्रिपलेट नहीं होते हैं, है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमें हीरोन का फार्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब पहले हम यहाँ पर साइड्स निकालेंगे। देखिए, अगर यूनिट में टोटल तीनों का सम देखा जाए, पेरीमीटर देखा जाए, तो 4, 5, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। इस 15 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी दी गई है? 90 सेंटीमीटर, है ना। तो 90 सेंटीमीटर यहाँ पर 15 की वैल्यू हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 15 छक्के 90, यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। हमारे पास जो साइड्स हैं कितनी आ गई? एक की वैल्यू 6, तो 6 इनमें सब में मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 6 चौके हो जाएगा 24, ठीक है। फिर 6 और 5 30 हो जाएगा, और 6 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे तीनों साइड 24, 30 और 36 सेंटीमीटर हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है हीरोन फार्मूला का यूज़ करके, जब तीनों साइड्स गिवन हो, है ना। तो तीनों साइड्स हमें गिवन है, हम हीरोन फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले उसे हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप कितना दिया है? 90, 90 का आधा कितना होगा? 45 हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर ये हो जाता है दोस्तों अंडर रूट पहले फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ये होता है S, फिर S माइनस ए का मतलब पहला साइड, ठीक है, ट्रायंगल का। दूसरा होता है S माइनस बी, और इसके बाद यहाँ पर S माइनस सी। ये हीरोन फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का जिसके तीनों साइड्स गिवन हो, उसका एरिया निकालने का फार्मूला। अब यहाँ से निकाल लीजिए कितना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट में S मतलब 45। तो 45 को आप तोड़ तोड़ के लिखिए, है ना, हर एक को तोड़ तोड़ के लिखिए। 45 को 9 और 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने S को लिख दिया। फिर S माइनस ए, 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 करेंगे तो 21 आएगा। 21 को भी तोड़ लीजिए, तो 7 और 3 में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इनटू S माइनस बी यानी 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 15 आएगा। 15 को भी तोड़ लीजिए, 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू S माइनस सी, 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 कितना आएगा? 9 के बराबर आ जाएगा। अब इनका रूट निकाल लीजिए। देखिए 9 एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, तो पेयर बन गया 9 का, मतलब 9 बाहर आएगा। 5 यहाँ है, तो 5 का भी पेयर बन गया, मतलब 5 बाहर आएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 का पेयर बन गया, मतलब 3 बाहर आएगा। लेकिन 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो रूट 7 रहा आएगा। और रूट 7 की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 2.61 लेना है, तो रूट 7 बचा, और रूट 7 की वैल्यू यहाँ पर 2.61 लेना था। ये जो एरिया आया है दोस्तों, ये आया है ट्रायंगल का एरिया। अब हमें चतुर्भुज का एरिया चाहिए, मतलब इसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा था, मतलब बोला था कि जो चतुर्भुज का एरिया है वो PQR के एरिया का डबल है, 2 गुना है ना, यहाँ पर बोला गया है। तो बस इसका डबल करना है हमें, इसका डबल करके हम आंसर अपना निकाल लेंगे, है ना। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये बन जाएगा काहे का एरिया? यहाँ पर चतुर्भुज का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने में देखिए यहाँ पर ये 5 और 2 मिलाकर तो 10 होगा। 10 इसमें से डेसिमल को कम करने का काम करेगा, है ना, मतलब डेसिमल आगे खिसकेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 9 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर लेते हैं एक बार। तो 9 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 9 एक कम 9, और 9 छक्के 54, ठीक है, बचा 4 हो गया, 5 बचा। 9 दूना 18, 18 और 5 यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23.49 आ गया। मल्टीप्लाई में 3 है यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई में अभी 3 बचा हुआ है, और इनटू यहाँ पर 10 है, 5 दूना 10। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अच्छा, मल्टीप्लाई कर 10 से अगर करेंगे तो डेसिमल एक इधर खिसक जाएगा, है ना, तो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट ही बचेगा। मल्टीप्लाई करिए तो 3 9 27 का हो गया 7, बचा यहाँ पर 2, और डेसिमल लगाइए, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 बचा, फिर 4 3 12, और 12 और 2 14, फिर यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना? 1। तो 3 3 9, 9 1 10 का शून्य हासिल 1, और फिर यहाँ पर 3 दूना 6 1 7 हो गया। 704.7 आएगा। तो इसके अप्रॉक्सीमेट
कौन सा ऑप्शन है आपके पास, मतलब इसके लगभग में, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, राउंड ऑफ करके दिया गया है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, बहुत कम है ये, है ना, ये वाला हो जाएगा 702 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके आसपास यही आ रहा है और कोई नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन। रेलवे युग बैच की क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और बैच की पूरी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है, तो जुड़िए और अपना मैथ्स कंप्लीट करिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 3 संख्याएं दी गई होती हैं, उसमें पहला प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, 3 ही प्रोपोर्शन होते हैं। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बता देते हैं। जैसे 3 संख्याएं अगर आपके पास हैं A, B और C, और ये तीनों आपके प्रोपोर्शन में है यानी समानुपातिक हैं, तो ऐसे केस में जो बीच वाले का स्क्वायर होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं, थर्ड वाले को क्या कहते हैं। तो पहले वाले को बोला जाता है प्रथम प्रोपोर्शन यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन। दूसरे के वाले को बोला जाता है जो बीच में रहता है, इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात। आपको मध्यानुपात निकालने के लिए बोला जाता है। फिर इसके बाद इस वाले को थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो बीच वाले का स्क्वायर है यानी मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर हमेशा किनारे किनारे वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है यानी कि A इंटू सी के बराबर। अब यही फॉर्मूला है हमारे पास, जो निकालने के लिए बोला है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि 2 ठो दिया रहता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये A की वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, हमें तीसरा चाहिए मतलब C का वैल्यू चाहिए। रख लीजिए इसमें A की वैल्यू 16 है तो 16 इधर आ जाएगा। अच्छा, B की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 584। ठीक है, कितना, सॉरी 576 है ना, 576 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे A आ जाएगा नीचे, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16 है, बस इज इक्वल टू C होगा। तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16 3 48 है ना, 16 3 48 और बचा आपका 9, तो 16 छक्के 96 मतलब 36 आ गया। 36 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट पर। दोस्तों एवरेज का एक सिंपल सा लेकिन बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 8 है भैया। ठीक है, एवरेज कितना है यहाँ पर 8 के बराबर। ओरली ऐसे सवालों को लगा सकते हैं आप लोग अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाए, हर एक संख्या में 7 से गुणा किया जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा। ध्यान रखिएगा, एक बात बताने जा रहे हैं। अगर प्रत्येक संख्या के साथ कुछ भी किया जा रहा है, चाहे जोड़ा जा रहा है कुछ चीज़, चाहे घटाया जा रहा है कुछ चीज़, चाहे मल्टीप्लाई किया जा रहा है कुछ चीज़, है ना, चाहे डिवाइड किया जा रहा है कुछ चीज़, अगर कोई चीज़ प्रत्येक संख्या के साथ किया जा रहा है तो जो नया एवरेज होगा वो पुराने एवरेज में वही होके आएगा जो हर एक संख्या के साथ हो रखा है। मतलब जो ऑपरेशन हर एक संख्या के साथ होगा वही ऑपरेशन एवरेज के साथ भी हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज जो होगा पुराने एवरेज में 7 से मल्टीप्लाई होके आएगा, क्योंकि हर एक में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो पुराना एवरेज है वो 8 है, नया एवरेज चाहिए तो इसमें बस 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 56। ओरली बन जाता है, ये सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते थे सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन एलजेब्रा का है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ना, ध्यान से समझिएगा। इसको लगाने के हालांकि 2 तरीके हैं, इसमें से जो बेस्ट होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है y-12 की वैल्यू हमारे पास 4√5 दी गई है। हमें यहाँ पे दिख रहा है y-3, मतलब हमें यहाँ से कहीं ना कहीं से y-3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे y-3 अगर बनाना चाहें तो इस 12 को क्या लिख सकते हैं, -3 -9 है ना, -12 है भाई, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो -3 और -9 हो जाएगा। तो अगर y-3 को इधर ही छोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर -9 जो था उधर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा, और प्लस का 4√5 पहले से यहाँ पर है 4√5, ये हो जाएगा कि नहीं, बड़े ईमानदारी से बताइए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते जाइए, यहाँ पर y-3 तो हमें पता चल गया, हमें चाहिए √y-3 अपॉन 1 अपॉन √y-3। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब एक आसान तरीके से देखने का जुगाड़ खोजते हैं। हम y-3 को x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9 + 4 √5
ये हो जाएगा। अगर हमने y-3 को x माना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा √x और माइनस 1 अपॉन यहाँ पर √x हो जाएगा। ठीक है, हमें यही चाहिए। अब क्या करते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर, हम थोड़ी देर के लिए इसका कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab है ना। तो a का स्क्वायर करिए मतलब √x का स्क्वायर करिए तो x बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा। प्लस 1 अपॉन √x यानी b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। फिर माइनस 2ab तो माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि a इंटू बी करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि √x का मल्टीप्लाई 1 अपॉन √x से करेंगे तो √x कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब हमें x प्लस 1/x चाहिए। x हमें पता है x कितना है, 9 प्लस 4√5 है ना, 4 रूट यहाँ पर 5 है। अब हमें 1/x निकालना है। चलिए यहाँ से 1 अपॉन x निकाल लीजिए, 1 अपॉन x निकालेंगे तो 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 4√5। हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा करने का तरीका कई बार आपको बताया जा चुका है। क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 9 माइनस 4√5 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। डिवाइड बाई इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेना है। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, माइनस 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, मतलब 16 और 5 ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो नीचे तो 1 आ गया और 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते तो वही चीज़ रहता है, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 4√5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की वैल्यू 9 माइनस 4√5। अब बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 9 9 18 माइनस 2 यानी कि 16। 16 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 16 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर अच्छा ठीक 16 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया था लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा दोस्तों, है ना, स्क्वायर रूट, यानी ये कितना आएगा, 4 के बराबर। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा का बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है। एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा हुआ है। जमीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 28.6 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाया गया। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे 28.6 मीटर आ जाएगा, हमने बिना देखे ही बता दिया, है ना। अब ये कैसे बता पाए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। अब ऐसे सवाल आपको बिना देखे बन जाएंगे, मतलब कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखिए और आंसर टिक करिए। लेकिन उसके लिए आपको दिमाग में वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट चलनी चाहिए। क्या है इसका, देखते जाइए। पहले कह रहा है कि भाई टावर ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है। हमने ये ज़मीन बना लिया और इस पर एक टावर खड़ा कर दिया, है ना। ये अब टावर खड़ा किया होगा तो ज़मीन पर लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा होगा। अब कह रहा है ज़मीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार, टावर का आधार मतलब टावर का निचला हिस्सा, इससे 28.6 मीटर दूर है। कोई पॉइंट यहाँ पर है ना। इससे टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, इस पॉइंट से टावर के शीर्ष यानी टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, मतलब ये वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री बन रहा है। बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है। 45 डिग्री ये जो दिया गया है दूरी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आधार से बिंदु तक की दूरी, ये गिवन है आपको 28.6 मीटर। हमें पूछा क्या गया है, टावर की ऊंचाई, मतलब ये चाहिए, ठीक है। अब आपको बताते हैं ट्रायंगल में, मतलब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो दो ही ट्रायंगल बनते हैं, एक 45-45 वाला, दूसरा 30 और 60 वाला। इन्हीं दो से पूरा राइट एंगल ट्रायंगल यानी पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर बताए देते हैं। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी अगर इसको देखेंगे तो ये 90 है, तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। ये 90 हो गया तो बाकी दो मिलाकर 90 होने चाहिए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना, ये भी 45 होगा। ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज़। अगर ये दोनों 45 है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्वल एंगल के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम इस 45 के सामने की साइड 1 यूनिट मानेंगे तो इस 45 के सामने का साइड भी 1 यूनिट होगा, मतलब दोनों बराबर बराबर होंगे,
है ना। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री बन रहा है तो उनके सामने के साइड्स बराबर होंगे। मतलब इस 45 के सामने अगर 28.6 है तो इस 45 के सामने भी 28.6 है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया 28.6। ठीक है, यही तो हाइट था, यही पूछा गया था आपसे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक ट्रायंगल की कंडीशन। अब मान लीजिए अगर 30 और 60 वाला आता है, 30 और 60 वाला कैसे होगा, क्योंकि यही पूछे जाते हैं, है ना, यही पूछे जाते हैं 30, 60, 45, इसी में सारा कुछ घूमते रहता है। कैसे लगाएंगे देखते जाइए। अगर आपके पास ऐसे दिया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको 30 और 60 दिया है ना। कोई भी 30 हो सकता है, कोई भी 60 हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस 30 और 60 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये तो पक्का है कि 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर अगर ये 30 है तो इसका अगला वाला 60 ही होगा, और अगर एक ठो 60 दिया है तो उसका अगला वाला 30 होगा, है ना। कोई भी दे सकता है, चाहे 30 दे दे चाहे 60 दे दे, तो आपको फिर यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा 30 कौन सा 60 होगा। ठीक है, एक ही चीज़ देगा, या तो 60 देगा या फिर 30 देगा। अब इसमें देखिए 30 के सामने वाला अगर एक यूनिट है, दोस्तों ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, अगर 30 के सामने वाला साइड एक यूनिट है तो 60 के सामने वाला साइड इसका √3 गुना हो जाएगा, यानी कि √3 यूनिट होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम पता है ना, इससे आप सारी चीज़ें लगा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक सवाल लगा सकते हैं सिर्फ इतने से डायग्राम से, सिर्फ 2 डायग्राम से, क्योंकि यही आपके ट्रायंगल बनते हैं किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर हम 30 के सामने वाला x मानेंगे तो 60 के सामने वाला x √3 हो जाएगा, यानी कि √3 गुना हो जाता है जो भी यहाँ पर रहेगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, सवाल बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो। आनंद के पास 1407 रुपये है। वह इस राशि को अपने 2 बेटों अनिल और अशोक के बीच विभाजित करता है और उनसे उनके संबंधित शेयरों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह देखा गया कि अनिल का निवेश 15 वर्षों के बाद उसी मूल्य के बराबर हो जाता है जितना अशोक का निवेश 16 वर्षों के बाद होता है। आनंद ने अशोक को कितने रुपए दिए थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि भैया हमारे पास, आनंद कहता है कि हमारे पास 1407 रुपया है, हम तुमको बांट दे रहे हैं। ठीक है, और बांटने के बाद ये कहता है कि जो भी तुमको मिले हैं वो तुम इन्वेस्ट कर दो, वो भी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 10% के इंटरेस्ट रेट के साथ अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने के बाद जितना पैसा अनिल को 15 साल में मिल जाता है, उतना ही पैसा अशोक को 16 साल के बाद मिलता है। ठीक है, 16 साल के बाद मिलता है। अब ये बताइए, यहाँ पर 2 लोग हैं, अनिल और अशोक। जो भी पैसा मिला होगा, अनिल को मान लीजिए x पैसा मिला, अशोक को y रुपये मिला, है ना। अगर अनिल को x रुपये मिला तो रेट कितना है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मतलब पैसा 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा? 10 से 1 ज़्यादा हो जाएगा। 10 से 1 ज़्यादा होने का मतलब कितना फ्रैक्शन बनेगा? 10 से 11, 11/10 बनेगा। मतलब जो पैसा है 1 साल में जो अनिल का पैसा है वो 11/10 हो जाएगा 1 साल में। लेकिन बोला है कि 15 साल में, तो 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम जो होता है वो पावर में होता है ना, तो 15 साल में बोला है, मतलब पावर यहाँ पर 15 हो जाएगा। और ये जो पैसा है अनिल का वो किसके बराबर हो जाता है? अशोक के पैसे के बराबर, वो भी 16 साल के बाद जो उसका पैसा हुआ है। तो अशोक का पैसा y है ना, y है, और उतना ही रेट है, तो 1 साल में उसका भी पैसा 11/10 होगा। लेकिन यहाँ पर पैसा 16 साल के बाद बराबर हो रहा है, यानी पावर में 16 हो जाएगा। बस बहुत सिंपल तरीके से ये हो गया। x और y का रेशियो निकाल लीजिए, x रेशियो y आ जाएगा। यहाँ से कितना होगा देखिए, 11/10 बेस सेम है, तो ये नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर ये पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सर्टेन इंडाइसेस का रूल पढ़े हैं ना, उससे। ठीक है, तो मतलब ये हमारा बनेगा बेस सेम, यानी 11/10, और पावर में कितना है 16, और ये -15 हो जाएगा। तो 16 - 15 कितना? 1 आ जाएगा। पावर 1 रखने का कोई मतलब होता नहीं, मतलब 11/10 हो गया। तो अनिल का पैसा 11 यूनिट है, अशोक का पैसा 10 यूनिट है। हमें क्या चाहिए?
अशोक को कितने रुपए दिए थे, अशोक का पैसा कितना होगा, 10 यूनिट होगा। तो 10 की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि ये 10 से कटते नहीं है, 10 के मल्टीपल में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें टोटल पैसा कितना है, अगर रेशियो में देखें टोटल पैसा तो 11 और 10 21। इस 21 की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, 1407। 1407 हमें किसका चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए। इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 21 से डिवाइड करेंगे तो पहले 7 से डिवाइड करिए, 7 से मारिए, 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, 0, 7 एकम 7, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अभी 3 बचा हुआ है ना। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 670। 670 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए, सवाल बहुत ही शानदार है। बोट एंड स्ट्रीम के सवालों को लगाने के लिए एक सिंपल से रेशियो बनाना होता है, क्योंकि ये तरीका हम कई बार बता चुके हैं आपको। इसी तरीके से लगाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक एक चीज़ समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब भी आपको ये सारी चीज़ें दिखे आपको रेशियो बना देना है। किसका किसका, पहले यहाँ पर बोट का, बोट लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे बोट लिख देते हैं ना, फिर इसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम लिख लीजिए, बोट और स्ट्रीम मतलब नाव और धारा की चाल। फिर इसके बाद यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और इसके बाद यहाँ पर अप स्ट्रीम, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको लिख लेनी। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है। अब कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर में उतनी ही दूरी तय कर सकती है। अच्छा 36 किलोमीटर उतनी ही दूरी तय कर सकती है जितनी देर में, ठीक है ठीक है, जितनी देर में वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। उतनी ही देर में बोला है मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। यही रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम हो जाए कांस्टेंट भैया, अगर टाइम हो जाए कांस्टेंट, ठीक है, अगर टाइम हो जाए कांस्टेंट जितनी देर में बोला है ना, मतलब आने में और जाने में, अनुकूल और प्रतिकूल में, अनुकूल और प्रतिकूल में टाइम बराबर ले रहा है। तो जब टाइम बराबर लेगा तो स्पीड और डिस्टेंस सेम रेशियो में होंगे, क्योंकि आमने सामने है, देख लीजिए आमने सामने है दोनों, स्पीड और डिस्टेंस दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। यानी जो रेशियो, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रेशियो लिखना है वो स्पीड का रेशियो लिखना है, ठीक है। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो आपका स्पीड का हो जाएगा। तो बताइए अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 36 है डिस्टेंस, डिस्टेंस 36 है। अनुकूल में प्रतिकूल में यानी अप स्ट्रीम में 24 है। अगर इनका रेशियो लेंगे तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 नहीं हो 36, 4 छके 24, अच्छा 12 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 12 3 36, 12 दूना 24। यही रेशियो, क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो है और जो डिस्टेंस का रेशियो है ये स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ से पता चला हमें ये जो रेशियो है ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है सुनते जाइए। अगर इन चारों रेशियो में से 2 रेशियो पता है, अगर इन चारों रेशियो में से 2 रेशियो पता है तो आप बाकी के 2 रेशियो निकाल सकते हैं। चारों में से कोई भी 2 रेशियो आपको पता होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो दिया है, चलिए तो जोड़कर आधा करेंगे तो ये वाला आएगा, और इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो स्ट्रीम का आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 36 और 24 हो जाएगा आपका 60, 60 का आधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। शांत जल में नाव का चाल चाहिए था। अच्छा 1 सेकंड, थोड़ा सा और यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो देखा जाए, ये रेशियो निकाल लें ना, 3 और 2 को जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा। और आधा कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर आधा करिए तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। ये वाला रेशियो भी ले सकते हैं, बाकी ये वाला रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घटा के आधा अगर करेंगे, घटा के 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का आधा कर लेंगे तो यहाँ पर 1 का आधा 0.5 आ जाएगा, है ना, 0.5 आ जाएगा। हमें धारा की गति दी गई है, स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है, मतलब 0.5 की वैल्यू दी गई है। ये सारे के सारे रेशियो में होंगे, ध्यान रखिएगा। 0.5 की वैल्यू 3 है, कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है ना, 5 छक्के 30 मतलब 3 आएगा, 6 गुना हो रहा है तो ये भी आपका 6 गुना हो जाएगा, मतलब सब 6 गुना हो जाएंगे। देखिए सब 6 गुना हो जाएंगे, तो 6 गुना करिए इसको, 6 गुना अगर करेंगे तो 25 छक्के 150 मतलब 15 आ जाएगा, है ना,
तो 15 आ गया किसका? बोट का। ये ना पूछा था शांत जल में नाव की चाल यानी बोट का स्पीड 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 60 kmph की गति से चलने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 kmph की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मीटर में क्या होगी? ध्यान रखिएगा, जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो चली गई डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, चली गई डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर, दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम होता है। ठीक है, तो L1 + L2 दोनों ट्रेनों की लंबाई मान लेते हैं, या फिर x + y मान लेते हैं। x + y मानना थोड़ा वैसा लग रहा है, L1 + L2 मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, और यही हमें चाहिए भी था, है ना। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगी? ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है? अब चलिए स्पीड लिखते हैं हम लोग। याद रखिएगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये x की स्पीड से, ये y की स्पीड से, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड आता है, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, वो घट के आएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, मतलब x - y होगा। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, एक x की स्पीड से एक y की स्पीड से, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड आता है दोस्तों, वो जुड़ कर आता है। उल्टा रहेगा तो स्पीड जुड़ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घट जाएगा। बस इतना समझिए। तो चूंकि ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। 60 और 84, 8 6 14 114 हो गया, है ना। सॉरी 144 हो गया, है ना। 60 और 84 जोड़ेंगे 144। ये स्पीड आ गया इनटू टाइम। 30 सेकंड में पार कर रही है तो इनटू यहाँ पर टाइम हो जाएगा। अच्छा, ये मीटर में पूछा है ना, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो स्पीड है ये km/h में है, इसको मीटर/सेकंड में चेंज करिए, क्योंकि हमें ये मीटर में चाहिए, और टाइम भी आपका सेकंड में दिया है। तो मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा मीटर/सेकंड में 5/18। ठीक ना। अब ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे? 30 है। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट पीट लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 5 बार में, है ना। 3 से ये कट जाएगा आपका। 3 से कितनी बार में कटेगा? यहाँ पे 3 से देख लीजिए, 6 से 3 बार। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, बचा 2, 3 छक्के 1 सेकेंड, कितना होगा? 3 8 24, है ना, 8 बार। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 25, इसका 100, 4 इसमें से ले लीजिए ना भाई। तो 12 चौक 48 होता है, तो 12 और 4 कर लीजिए, 4 इसको दे दीजिए, 25 चौके 100, 100 × 12 यानी 1200 आ जाएगा। तो 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बढ़िया था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये तो आसान सा प्रश्न है। एक संख्या का 20% 620 के 20% से 200 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? संख्या का 20% जो है, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, वो किसके बराबर है? 620 का 20%। अच्छा देखिए, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, और अगर परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका। 62 का डबल, 60 का डबल 120, 120 और 2 4 124 हो गया। 124 से कितना अधिक है? 124 से कितना अधिक है? 210 अधिक है ना। 210 अधिक है। ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा इधर, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 124, 10 जोड़ेंगे 24 10 34, 334, है ना। 334 और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 इसको दे देते हैं, तो 1.5, 150 और 17, 150 और 17 कितना हो गया? 167, 1670, ठीक है। ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, ये सवाल भी बढ़िया सवाल है। गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किया और वह अधिकतम अंकों के 28% से 30 कम था, है ना। ये जो 572 है, ठीक ना, 572 अंक जो है, 572 अंक जो है, ये किसके बराबर है? मैक्सिमम अंकों का 28%। 28% से कितना कम है? 30 कम है। अच्छा, 28% इसको लिखना पड़ेगा, है ना। 28% से कितना कम है? 30 कम है यहाँ पर। तो 28% की वैल्यू कितनी आ गई? 30 इधर चला जाएगा, तो 28% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 30 जोड़ लीजिए, तो 7 3 10, 602, है ना। 602 आ गया, 28 की वैल्यू 602 आ गई। हमें क्या चाहिए? उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 नंबर प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं, देखिए ये जो 602 नंबर है वो 28% के बराबर है।
ये जो 602 नंबर है वो 28% के बराबर है। हमें कह रहा है कि ये जो 473 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। तो अगर 602 28% के बराबर है तो एक नंबर किसके बराबर होगा, एक नंबर किसके बराबर होगा, 28% और डिवाइड बाई 602। ये एक नंबर का वैल्यू हो गया परसेंटेज में। हमें इतने नंबर का वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 473 से। बस इसको काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर होगा। परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है। देखिए 8 तिरिक्के 24, ऊपर हुआ 4, नीचे है यूनिट डिजिट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ सकता है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 भाई, है ना। तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और 7 भी हो सकता है, क्योंकि 2 सत्ते 14 मतलब 4, तो 7 तो कहीं है नहीं, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है 7 यूनिट डिजिट। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22%। इसको आप लोग यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से लगाइए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। देखा जाए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है आपका f, है ना, सॉरी, ये है आपका x यानी डाटा, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ें करते हैं। पहले डिजिटल सम से करते हैं, है ना। डिजिटल सम अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो 5 1 6, इसका ds 6 है ना, इसका ds 6 है। 6 और 0, इसका भी ds 6 है। यहाँ पर 6 5 11, 11 का मतलब 2 है ना। 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 और 4 11, 11 का मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल सम 2 ठो का बराबर आ गया है ना। और यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। चलिए देखा जाए, अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को 1 और 5, ठीक है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर चल रहे हैं, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, है ना। और यहाँ पर डिजिटल सम का भी मल्टीप्लाई करके चलते हैं। इसका ds कितना होगा, 8 1 9 होगा, है ना, ध्यान देते जाएगा। इसका ds 5 3 8, 7 3 10, 10 का मतलब 1, इसका 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा। इसका ds कितना होगा, 5 1 6 हो जाएगा। ये तो 4 है ही, ये 3 है ही, 6 1 ये हो जाएगा 7। तो डिजिटल सम से भी मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, तो 9 और 6 54, 54 का मतलब यहाँ पर फिर से 9 हो गया, ds 9 आया। 8 चौक 32, 32 का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, है ना। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 5 और 4, 5 चौके 20 यानी कि 0। ये यूनिट डिजिट वाला है और ये डिजिटल सम वाला है, ठीक ना। दोनों से लेकर चलते हैं, दोनों से आपको बता देंगे कि क्या आंसर आएगा, कैसे होगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 3 और 3, 3 3 9, यूनिट डिजिट 3 आया, 9 आया। तो 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल सम 3 आएगा। फिर इसके बाद 6 और 6 36, 36 का मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 2 और 7 मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 14 का मतलब हो गया 5, ds 5 आया है यहाँ पर। तो ये डिजिटल सम वाला है, ये यूनिट डिजिट वाला है। अब फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा fx, क्योंकि ये जो आए हैं ये f इंटू एक्स है, तो सिग्मा fx निकालेंगे यानी कि जोड़ा जाएगा। फार्मूला जो x बार का होता है, x बार का मतलब माध्य, ये होता है दोस्तों सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी हम लोग यूनिट डिजिट से भी निकाल लेते हैं और डिजिटल सम से भी निकाल लेते हैं। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 का मतलब 8 आया, ds हमारा यूनिट डिजिट वाला सम 8 आया। फिर इसके बाद डिजिटल सम वाला सम कितना आता है, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 7 3 10, 10 का मतलब 1, है ना। या फिर टोटल देखा जाए 6 4 10, 3 13 और 7 20, 20 का मतलब हो गया 2। तो यहाँ पर डिजिटल सम आ गया 2 के बराबर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, सबको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 का मतलब यूनिट डिजिट ऊपर 0 आएगा, नीचे कितना आएगा। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट वाला सम ये हमारा सिग्मा fx का, यहाँ पर सिग्मा f का 8 आया है। अब 8 में हम देख सकते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करें, 8 में
हम या तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमको 0 मिलेगा, या फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, है ना भाई। 8 पंचे 40, 0 मिलेगा ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट डिजिट आया आंसर का वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, और 0 और 5 दोनों जगह दिया है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ पता नहीं चल पाया। अब हमें डीएस वाला तरीका लगाना है, डिजिटल सम, क्योंकि एक का डीएस 6 है, एक का डीएस 2 है। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। देखिए सिग्मा एफ एस का डीएस कितना होगा, इन सभी को जोड़िए, कितना आएगा यहाँ पर 9 और 5 14, या फिर आप ऐसे देखिए 9 3 12, ठीक है, और 5 और 5 10। एक बात बताते हैं आपको, 9 का मतलब 0 होता है, आप ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको तो 0 मान लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी 5 5 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 4, यानी इन सब के सम का डीएस आया 4, और डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ का डीएस यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखिए नीचे हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है, 1 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 20, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, और 10 से देख सकते हैं कि नीचे कितना डीएस बन गया, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, ऊपर का डीएस 2 आ गया। मतलब ओवरऑल हमें आंसर का डीएस पता चल गया 2 के बराबर, और 2 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर सिर्फ आप डीएस से करते, मतलब डिजिटल सम से करते, तो दो जगह मिलता आपको, है ना। तो इसलिए हमने दोनों को लेकर चला, यूनिट डिजिट भी और डिजिटल सम भी, दोनों को लेकर चला यहाँ पर। तो हमारा आंसर बड़े आराम से आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यदि किसी डेटा का माध्यिका यानी मीडियन उसके बहुलक से इतना कम है, ठीक है, ये जो है इससे इतना कम है, तो कम या ज़्यादा होने का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। कम या फिर ज़्यादा होने का मतलब होता है डिफरेंस। किससे कम है, किससे कम है यहाँ पर, तो इससे कम है, मतलब ये वैल्यू पहले रहेगी। या फिर आप स्टेटमेंट के अनुसार देखिए, मीडियन को हम लोग मान लेते हैं m, ठीक है, यानी ये जो मीडियन है वो मॉड से यानी कि बहुलक से कितना कम है, 61 पॉइंट यहाँ पर 54 कम है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। अब कह रहा है डेटा का माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा, डेटा का जो माध्यिका है उसके माध्य से कितना अधिक होगा। इसका मतलब क्या है, मीन से मीडियन कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा ये बताना है हमें, मतलब डिफरेंस हमें यहाँ पर देखना है, कौन कितना अधिक या कम होगा। इसका मतलब क्या है, हमें डिफरेंस चाहिए, है ना। तो माध्य कितना अधिक होगा, माध्य से कितना अधिक होगा, कौन यहाँ पर माध्यिका, तो बड़ा कौन होगा, माध्यिका होगा ना, यानी कि मीडियन। तो मीडियन जो है वो मीन से कितना अधिक होगा, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए अब सिर्फ एक इक्वेशन से हमारा काम तो बनेगा नहीं, इसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला जानना ज़रूरी है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो मॉड होता है दोस्तों, ये होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना, 2 इंटू मीन को हम लोग x बार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है। अब हमें m माइनस एक्स बार चाहिए, मतलब हमें मॉड को हटाना पड़ेगा, मॉड को कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो मॉड को हटाइए, यहाँ पर मॉड की वैल्यू ये रख दीजिए, रखिए, तो ये हो जाएगा m यानी मीडियन, मॉड की वैल्यू कितनी है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और माइनस ये है 61.54, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को इधर भेज देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस m उधर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, मतलब हमारे पास 3m माइनस m यानी कि 2m हो गया, और माइनस यहाँ पर 2x बार हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू पूरी की पूरी हो गई पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गई। अब सब में 2 का डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो m बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो x बार बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करिए कितना होगा 30 पॉइंट कितना होगा, 30 पॉइंट समथिंग होगा, 30 पॉइंट ही समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही तो हमें पूछा गया था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम में आता है। डिविजिबिलिटी रूल का बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ए को दिया जाने वाला अधिकतम मान क्या होगा,
ए मतलब यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ये एक डिजिट है। अधिकतम मान क्या होना चाहिए, ताकि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंक का है ना, 4 4 8, ठीक है, ये पूरा 8 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 8 1 6 ए है ना, फिर इसके बाद 0 4 0 8, ये हमारे पास 8 अंकों की संख्या है। कह रहा है कि ये 4 से डिविजिबल हो, इसके लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी मैक्सिमम वैल्यू। आप तो सिर्फ देख के बता सकते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। क्या यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहा है, 0 8 4 से बिल्कुल कट जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बीच में इधर कुछ भी हो, इसके 2 अंक के पहले कुछ भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है मतलब वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, इससे पहले चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कुछ भी हो मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। एक डिजिट होना चाहिए, मतलब बड़ा से बड़ा 9 हो सकता है, उससे बड़ा क्या ही जाएगा, डिजिट तो सबसे बड़ा 9 होता है ना। तो ए की वैल्यू सबसे बड़ी 9 हो सकती है, और ए का हमें मैक्सिमम वैल्यू ही यहाँ पर पूछा था, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू हम 9 ले लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख के बन जाता है ये सवाल, अगर आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो। आगे चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। -9 ये बोर्ड मास पे आधारित है ना। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद MA मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये साइमल्टेनियसली दोनों सॉल्व होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब साथ में ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है, इसको पहले मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, और डिवीज़न में ये -14 है, तो -56 बटे -14, तो ये माइनस से ये माइनस ख़त्म, और यहाँ पे आ जाएगा 56 बटे 14 यानी कि 4। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमें कितना मिला दोस्तों, यहाँ पर 4 के बराबर मिला। ध्यान देते जाइएगा, ये है -9, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस लगा है, और इस पूरे की वैल्यू 4 आ गई, प्लस अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अब सॉल्व होगा, ये माइनस का 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 28। देख लीजिए कितना होगा, 41, सब मिला के माइनस का 41 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था बोर्ड मास का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी का सवाल है। बढ़िया प्रश्न। 2 नल एक टंकी को 4 और 38 घंटे में भर सकते हैं, बहुत स्लो भर रहा है भाई। तीसरा नल इसे 38 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के 1/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखकर भी आप बता सकते हैं, कि भाई ये जितना घंटा भरने में लगा रहा है वो इतना ही घंटे खाली करने में लगा रहा है, यानी कि ये जितना भरेगा उतना खाली कर देगा, ठीक है। तो बस यही काम कर रहा होगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ठीक ना। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टंकी है, एक नल है, मान लीजिए ए, और दूसरा नल है बी। यहाँ पर ये जो है 4 घंटे लगाता है, ये जो है 38 घंटे लगाता है भरने में, ये भरने वाले दोनों हैं। लेकिन एक तीसरा नल है जो खाली कर सकता है 38 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए, सबको एक साथ काम करवाना है, तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटी, है ना। तो देखिए 4, 38 और 38, इन तीनों का निकालिए यहाँ पे क्या एलसीएम। तो 38 और 38 का एलसीएम तो 38 होगा, 4 और 38 का निकालते हैं ना। तो 2 तो कॉमन है इनमें, है ना। तो 2 अगर कॉमन है तो 2 को ले लीजिए कॉमन, तो 2 और 19 बचा, यानी 38 दूना 38 और 2, 38 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 76 हो जाएगा, ठीक है। तो 76 आएगा, ये टोटल कैपेसिटी है एक टंकी की 76 लीटर मान लीजिए। अब 76 लीटर भरना ही ये 4 घंटे में भर रहा है, तो 76 बटे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4, यानी कि इफ़िशियंसी कितनी आ गई 19। 76 बटे 38 यानी 2, 76 बटे 38 यानी 2, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव लेंगे, ये भरने का काम कर रहा है। तीनों को एक साथ खोला जाए, तो देखिए तीनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 19 और 2 21, 21 माइनस 2 21 माइनस 2 19 आ जाएगा, यानी 1 घंटे में तीनों मिलकर 19 यूनिट भरेंगे। कह रहे टंकी का 1/4 भरने में
76 टोटल था, इसका 1/4 भरना है। 1/4 का मतलब 1/4 यानी 19 लीटर। हमें सिर्फ 19 लीटर भरना है और 1 घंटे में ये तीनों मिलकर 19 लीटर भर रहे हैं, तो कितना लगेगा टाइम? 1 घंटे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा था भैया, कह रहा है कि 4 घंटे और 38 घंटे में 2 नल टंकी को भर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं, सोचिएगा थोड़ा। तीसरा नल इसे 38 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ये है कि भाई जितना घंटा ये भरने में लगा रहा है दूसरा नल, तीसरा नल उतने ही घंटे में खाली कर दे रहा है, यानी कि बराबर बराबर काम हो रहा है इनके अनुसार, है ना, बराबर बराबर काम हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक साथ बोला जा रहा है, तो इसका काम और इसका काम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब भरने का काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये 4 घंटे वाला करेगा। तो अगर पूरी टंकी को भरने में 4 घंटे लग रहा है, तो 1/4 को भरने में, 1/4 को भरने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। ठीक है भाई, पूरी टंकी को जितना भी होगा, पूरी टंकी को भरने में 4 घंटे अगर लग रहा है, तो उसका 1/4 यानी 1/4 भरने में 1 घंटा लगेगा। बस ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल ओरली बन जाता अगर आप थोड़ा सा सोचते तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। आगे चलिए नेक्स्ट पर। बहुत लोग इस टाइप के सवाल को छोड़ कर आ जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर A/B आपको 2 और 3 दिया है। ठीक है, बड़े ध्यान से जो चीज़ बताने जा रहे हैं मिस मत करिएगा उस कॉन्सेप्ट को। अगर मिस कर दिए तो फिर आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। A और B का रेशियो कितना दिया है? 2 और 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ ऊपर क्या है? 7A³ - 2B³। नीचे क्या है? B³ - A³। मतलब जो दोनों वेरिएबल्स हैं A और B, उनका पावर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम है। और अगर ऐसा होता है तो वो होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अगर ये होमोजीनियस है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रेशियो की वैल्यू उनका एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में ले सकते हैं। ए की वैल्यू, ए का रेशियो वैसे 2 था, लेकिन ए की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इनका पावर सेम ना रहता, होमोजीनियस एक्सप्रेशन ना रहता, तो हम लोग ए की डायरेक्ट वैल्यू 2 नहीं ले सकते थे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर यहाँ स्क्वायर लेकिन यहाँ क्यूब होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, तब ऐसा नहीं कर पाते हम। तो यहाँ पर फिलहाल होमोजीनियस है, मतलब ए की वैल्यू 2 ले लेंगे, बी की वैल्यू 3 ले लेंगे। रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7। ए की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -2, और बी की वैल्यू 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और डिनोमिनेटर में B³ - A³ यानी कि B का क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो अब देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए कितना होगा। 8, 2 का क्यूब 8, 8 सत्ते ये हो जाएगा 56, और माइनस यहाँ 3 तियाँ 9, सॉरी 3 तियाँ 9 कह रहे, 3 का क्यूब 27 दूना 54, 27 दूना यहाँ पर 54 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 27 और ये 8, तो 27 - 8 ये हो जाएगा 19, यानी ओवरऑल हमारे पास 2/19 आ गया। तो 2:19 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा। ज्योमेट्री का सवाल है। करे एक त्रिभुज PQR जहाँ पे QOR जो है वो आपका 130 डिग्री दिया है, जहाँ O त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है, यानी कि इन सेंटर है। ठीक ना। अब इन सेंटर क्या होता है बताते हैं। कह रहा है कि एंगल QPR का माप कितना होगा। चलिए, इन सेंटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर में एक सर्किल बना हो। ठीक है, अंदर में एक सर्किल बना हो और उस सर्किल का जो सेंटर होता है वो हमारा इन सेंटर कहलाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बताते हैं। देखिए, तो एक सर्किल है जो एक ट्रायंगल के अंदर आएगा। अब वो ट्रायंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक ना, ट्रायंगल PQR में यहाँ पर आपको देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपका अंदर रहेगा,
ठीक है, ये आपका अंदर रहेगा, मतलब टच करते हुए जाना चाहिए, टच करते हुए यहाँ पर जाना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से टच करते हुए मतलब स्पर्श करते हुए। ये हमारा P हो गया, है ना, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया पॉइंट। और ये जो सेंटर है यहाँ पर ये O के बराबर है। तो कह रहा है कि QOR, अब QOR को मिलाइए, QO यहाँ पर R, ये जो एंगल दे रखा है दोस्तों ये आपका 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 130 डिग्री दे रखा है। हमें पूछा क्या है, QPR मतलब ये एंगल हमें पूछ रखा है। ठीक है, ये एंगल हमें यहाँ पर पूछ रखा है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो इन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो 130 डिग्री है, 130 डिग्री, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है 90 प्लस इसी के जस्ट अपोजिट में जो एंगल है इसका आधा, है ना, यानी कि एंगल P का आधा, एंगल P जिसको हमने x माना है इसका आधा। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो इस टाइप के सवाल बन जाएंगे, इन सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, ये x निकाल सकते हैं जो हमें पूछा गया था। 90 इधर आएगा, घट जाएगा, 9 4 13, 40 बचा, तो 40 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 80 डिग्री, है ना, 40 दूना 80 डिग्री, 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा, बिना कॉन्सेप्ट किए सवाल नहीं बनेंगे। और ज्योमेट्री में जब तक आपको पक्का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते हैं, ज्योमेट्री के सवाल ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसकी भुजा आपको दे रखी है, ठीक ना, जिसकी भुजा आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया क्या होता है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका 3/2 इंटू √3 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पर साइड, एक रेगुलर हेक्सागन यानी कि नियमित षटभुज का क्षेत्रफल निकालने के ये फार्मूला है, जिसका साइड यहाँ पर ए होगा। इसकी साइड हमें दे रखी है, ये ए की वैल्यू है, फार्मूला में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2। अच्छा √3 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, √3 रहेगा, ये हो गया √3 और हम लोग ए का स्क्वायर करते हैं मतलब 14 √3 का स्क्वायर करते हैं। चलिए देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14, ठीक है, 14 × 14 तो 196 आता है ना, 14 का स्क्वायर 196 और √3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 3 मिल जाएगा हमें, है ना। और इसका अगर आधा कर ले हम लोग तो 2 9 18, 2 8 16 हो गया। यूनिट डिजिट लगा ले, क्या यूनिट डिजिट लगा लीजिए, तो 3 8 24 और 4 3 12 मतलब 2 आएगा। यूनिट डिजिट में हमारे पास 2 आएगा और साथ में √3 होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक सा प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने पर हितेश को 28% का लॉस हो जाता है। ठीक है, यानी हानि हो जाता है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिए, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15, अच्छा 6/15 को थोड़ा सा और करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15 मतलब 2/5 हो गया, है ना। तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये रहा हमारा, है ना, वास्तविक विक्रय मूल्य ये रहा हमारा और बेच किससे रहा है वो 2 रुपये से, है ना। तो मतलब 5 वो एक्चुअल में बेच रहा था लेकिन अभी किससे बेच रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 28% का लॉस हो गया। अच्छा 28% लॉस होने का मतलब कितने बेचेगा, 72% में, है ना। 28% लॉस होने का मतलब, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो 100% होती है,
एक एक चीज़ ध्यान से समझते जाइएगा। 100% और 28% का लॉस लिया तो 100 - 28 यानी कि 72% में बेचा। 72% का मतलब ये हुआ कि 72/100 यानी कि 100 CP को कितने में बेच रहा है वो, ये CP है आपका, ये CP है। 100 CP को कितने में बेच रहा है, 72 में बेच रहा है। और यहाँ कितने में बेच रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है। मतलब इसी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 72 हो गई। इसी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 72 हो गई। तो ये कितना गुना हो रहा है आपका, 38 गुना हो रहा है ना, 38 गुना हो रहा है। 38 दूना 72, एक सेकेंड भाई 36 होता है ना, 36, ठीक है। 36 दूना 72, 36 गुना हो रहा है। तो ये वाला भी आपका 36 गुना हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। तो ये वाला भी 36 गुना हो जाएगा। 36 गुना कर लीजिए, 36 पंचे 180। ये 180 जो है ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, वास्तविक विक्रय मूल्य, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब कह रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 89% पर बेच रहा है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है कितना, 180, इसके 89% में बेच रहा है। इसका 89% निकालिए, 89% यानी डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म होगा। अब आप यहाँ पे डिजिटल सम लगा लीजिए, यूनिट डिजिट लगा लीजिए। यूनिट डिजिट चलिए लगाते हैं। ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, है ना। अभी जिससे बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस आएगा। और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो तो 100 है। मतलब 100 से ही हमें देखना है कितना ज़्यादा या कितना कम गया, है ना। 100 से ही हमें देखना है कितना ज़्यादा या कितना कम गया, वही उतने % का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू कट कुटा के आएगी, मल्टीप्लाई होके आएगी और डिवाइड करके आएगी, ये वैल्यू आपकी 100 से ज़्यादा आएगी। और 100 से जितना ही ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट लगाइए। 9 8 72, 72 का मतलब 2 आएगा लास्ट में, और नीचे 10 है। तो जब नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.2 आएगा। तो 100 और समथिंग आएगा यहाँ पे, और लास्ट में 0.2 आएगा। तो जितना ज़्यादा होगा 100 से वही हमारा आंसर होगा। और 0.2 लास्ट में यहाँ पर 2 जगह है। अच्छा, 2 जगह फंस गया है ना। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 जगह है तो फंस गया। पूरा मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। तो 18 नहीं हो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 162, ठीक है। 18 नहीं हो, 162, 162 का आ गया 2, बचा यहाँ पर 16, है ना। फिर 18 8 144, 18 8 144, 144 है ना, 144 जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 4 4 2 6, 160 आ जाएगा, है ना। तो 160 आ जाएगा, यानी 160.2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो कितना ज़्यादा है ये, 60.2 ज़्यादा है। 100 से 60.2 ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो 60.2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये आपका एज से रिलेटेड है। वर्तमान में शरद अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उसकी बेटी बेटे से 3 साल छोटी है। यदि 3 साल पहले इन तीनों व्यक्तियों की आयु का जो योग है वो 63 था तो शरद की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा प्रश्न, ठीक है, देखते जाइए क्या बोला यहाँ पर। देखिए 3 जने हैं, शरद है, ठीक है, उसका बेटा है ना, बेटा है, शरद का बेटा है, और शरद की यहाँ पर बेटी है, ठीक है। 3 लोग हैं। क्या बोला गया, शरद अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। शरद अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। उसकी बेटी बेटे से 3 साल छोटी है ना। बेटी जो है बेटे से 3 साल छोटी है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटी को अगर x मानेंगे, बेटी को अगर x मानेंगे तो बेटा 3 साल बड़ा हो जाएगा, है ना। आप ऐसा समझिए कि अगर बेटी बेटे से 3 साल छोटी है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि बेटा जो है बेटी से 3 साल बड़ा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। फिर कह रहा है कि शरद अपने बेटे से 3 गुना है। तो बेटा यहाँ पर प्रेजेंट में x+3 है तो 3 गुना कर लीजिए, यानी कि 3x+3 हो जाएगा, है ना, 3 गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है 3 साल पहले तीनों का आयु का योग, तीनों के आयु का योग 63 वर्ष था। तो वर्तमान में शरद की आयु कितनी होगी। ये जो तीनों चीज़ हैं ये आपके वर्तमान के एज हैं, है ना। लेकिन हमें सम कहाँ का पता है, योग कहाँ का पता है, 3 साल पहले का। थोड़ा सोचिए कि अगर 3 साल पहले तीनों 63 साल के थे, तीनों का मिलाकर 63 साल था, है ना। तो अभी प्रेजेंट में सबका एज कितना कितना बढ़ गया होगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट का सम चाहिए।
बेटे का भी 3 साल बढ़ा होगा। 3 साल पहले भाई ये एज था टोटल, तो 3 साल और अब में 3 साल का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब तीनों जन 3 साल बड़े हो गए होंगे, तो 3 साल तीनों का यहाँ पे एज ज़्यादा हो गया होगा। तो बेटे का भी 3 साल बढ़ा, बेटी का भी 3 साल ज़्यादा, शरद का भी 3 साल ज़्यादा, तो तीनों को मिलाकर 9 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो सम में 9 साल ज़्यादा होगा। 9 3 12 यानी कि 72 साल। प्रेजेंट में सबकी एज 72 होगी। तो प्रेजेंट में सबका टोटल कर लीजिए और यही टोटल आपका 72 के बराबर हो जाएगा, है ना। हमें पूछा क्या था, वर्तमान में शरद की आयु क्या होगी। वैसे तो आप यहाँ पे देखकर भी बता सकते हैं कि 3 गुना होगा, इसका 3 गुना होगा, तो 3 गुना का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है ना। ये भी बता सकते थे आप। फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये 3x और x प्लस x मतलब 3x प्लस x प्लस x टोटल हो गया 5x बराबर इधर कितना है, देखिए 3 3 9 और 3 12, 12 उधर जाके घट जाएगा तो 60 आएगा, है ना। मैं 72 माइनस 12 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई, 12 पंचे 60। x की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ देखिए 12 प्लस 3 15, 15 इंटू 3 45 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी और 45 हमने बता भी दिया, ऑप्शन नंबर सी। और 3 का मल्टीपल भी देख लेते, क्योंकि जो भी आंसर होगा शरद का आयु वो 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा। 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या दिया है, 3 दोस्त एक्स वाई और जेड ने 4 2 और 5 के अनुपात में राशि इन्वेस्ट करके एक व्यवसाय में शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस रेशियो में, 4 2 और 5 के रेशियो में, है ना। 4 2 और 5 के रेशियो में, मतलब ये 4 रुपये लगा रहा है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, कुल वार्षिक लाभ आपको दे रखा है ना, यानी कि साल भर के बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पहले बात करते हैं, 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ये बताइए, अगर टोटल साल भर की बात करें तो साल भर में पहले 6 महीने में उसने अपना पूरा पैसा लगाया, लेकिन 6 महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए उसने अपना आधा हिस्सा निकाल लिया। तो ये जो 4 रुपये लगाया था, ये जो 4 रुपये है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया था वो, है ना। फिर इसके बाद क्या किया, उसने यहाँ पर आधा पैसा निकाल लीजिए। मतलब 4 रुपये लगाया था तो आधा निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 2 रुपये लगाएगा, और ये 2 रुपये फिर अगले 6 महीने के लिए लगाया, यानी कि x का जो प्रॉफिट का हिस्सा हुआ ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअली में, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है मल्टीप्लाई टाइम, हमें टाइम देखना है, ठीक है। तो ये हो गया x का हिस्सा। इसके बाद y कितना रुपए लगाया, 2 रुपये लगाया, और इस 2 रुपये में इसका पैसा कितने साल तक लगा रहा, पूरे 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक। हम यहाँ पे महीने में ले रहे हैं टाइम को, तो यहाँ भी महीने में ले लेंगे। फिर इसके बाद C कितना रुपये लगाया, 5 रुपये लगाया, और ये 5 रुपये 12 महीने तक लगा रह गया, ठीक है। ये जो रेशियो निकल कर आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा, यानी लाभ का रेशियो निकल कर आएगा। काटा पीटी कर लीजिए, देखें 24 और 12 ये कितना हो जाएगा, 24 6 चौके 24 और 12, यानी कि ये हो गया आपका 36, ठीक है, 36 हो गया। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 12, फिर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 12, है ना, 5 इंटू यहाँ पर 12 हो जाएगा। अच्छा काट लेंगे हम लोग, तो 12 12 और 12 से ये कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या मिला, 3 2 और 5 का रेशियो मिला। टोटल प्रॉफिट है कितना, 37,000 है। हमें कितना चाहिए, x का चाहिए हिस्सा, तो x का हिस्सा निकाल लीजिए। x का हिस्सा 3 यूनिट होगा, 3 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि x का हिस्सा कितना है, x का हिस्सा 3 यूनिट है, तो मतलब आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक करिए, 7 3 10, ये 3 से नहीं कटेगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 5 1 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ 3 और 6 9, 5 14, 14 3 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 2 6
और 5 5 10, 10 6 16, 16 यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड, हमें अंतर पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, हमें अंतर यहाँ पर पूछा गया था। अंतर पूछा गया था मतलब x और y के लाभ के बीच में अंतर पूछा गया था। तो x का ये है, y का ये है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कि क्या पूछा गया है। तो हमें टोटल राशि 37,000 दी गई है। तो अगर रेशियो में टोटल लाभ देखा जाए तो 3 2 5 5 10, 10 की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी है, 37,000 रुपये। 10 की वैल्यू कितनी है, 37,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,700 हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, x और y के बीच में अंतर। x का 3, y का 2 लाभ है, तो 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 की वैल्यू हमें चाहिए। 1 की वैल्यू कितनी है, 3700। ये 3700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो ये वालों को हटा दीजिए, यहाँ पर हमने इसको नहीं ध्यान दिया था, हमने देखा x को दिया, x का पूछा गया है लाभ, तो यही निकालने लगे थे, जबकि x और y के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य और समूह सी में 34 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 136, 383 और 457 है। मतलब ए में जितने भी सदस्य हैं उनका जो एवरेज लगा वो 136 रुपये लगा। बी में जितने भी लोग थे उनका एवरेज यहाँ पर 383 है। सी में जितने भी लोग थे उनका एवरेज 457 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि कितनी होगी, मतलब ओवरऑल हमें निकालना। तो ए में देखिए 78 लोग हैं, ठीक है। ए में कितने लोग हैं, 78 लोग हैं। बी में यहाँ पर 22 लोग हैं, ये हो जाएगा 22, और सी में यहाँ पर 34 लोग हैं, ठीक है। सी में यहाँ पर 34 लोग हैं। इनका चाहे तो आप रेशियो भी ले सकते हैं, जो क्वांटिटी होता है इनका रेशियो लिया जा सकता है। रेशियो लेंगे 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 39, 39 दूना 78, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो लोग ए में थे उनका एवरेज खर्च कितना आया, 136 रुपये, ठीक है, 136 रुपये। बी में जो लोग थे उनका 383। पैसे का रेशियो नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर यहाँ पर सी वालों का 457 हो गया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई आप ऐसा सोचिए कि 39 लोग थे और पर हेड 136 रुपया खर्चा हुआ, है ना। तो टोटल खर्चा निकालना है समूह ए के लोगों का, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है, मतलब इस सवाल को हम लोग यूनिट डिजिट से निपटा सकते हैं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, अलग अलग है, यूनिट डिजिट से निपटाइए। देखिए मल्टीप्लाई करना है सिर्फ यूनिट डिजिट को। 9 छक्के 54 यानी 4, ठीक है। 1 × 3 यानी कि 3, 7 × 7 यानी कि 14, मतलब 4, यूनिट डिजिट हमने ले लिया। अब सबका टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पर जोड़ लिया, ये टोटल खर्चा हुआ उनका यूनिट डिजिट, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। जितने भी सदस्य थे उन सब का हमें नंबर देखना है। तो 39, 11 और 17, यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाइए। देखिए 9 1 10, 10 और 7 17, तो 17 का मतलब कितना हो गया, यूनिट डिजिट 7 आएगा, है ना। तो ऊपर का यूनिट डिजिट कितना हुआ, 4 4 8 3 11, मतलब 1 हो गया, और नीचे आएगा यहाँ पर 7। अब हम इस 7 में क्या मल्टीप्लाई करें हैं कि हमें 1 मिले, तो एक ही तरीका है, 3 मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21, और 3, अच्छा 3 तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, और तरीका देख लीजिए। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है भाई, 3 तो कहीं आ नहीं रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 9 छक्के 54 मतलब 4, 3 1 कम 3, 7, अच्छा 7 7 49, यहाँ 9 होगा, ठीक, यहाँ गलती हो गया है ना, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 7 7 49 मतलब 9 होगा। तो अब देख लीजिए 9 4 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब यहाँ पर 6 आएगा, और तो 6 डिवाइड बाई 7। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करके कि हमें 6 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 छक्के 42, 7 8 56, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, यानी कि इकाई अंक 6 मिलेगा हमें। तो 8 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाकी और कोई नहीं होगा। 6 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, जबकि हमें 6 चाहिए, है ना। इस तरीके से आप लोग यूनिट डिजिट से इस सवाल को निपटा सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पर।
इस टाइप का सवाल कई बार हम आपको करवा चुके हैं, डेडिकेटेड क्लास में भी करवा चुके हैं और यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पर भी आपको करवाया जा चुका है। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तरीका क्या है समझिए। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर किस रेट, आपको रेट पूछा गया, किस रेट में प्रतिवर्ष कोई राशि 16 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। 16 साल में खुद का डबल हो रहा है, ठीक है, खुद का डबल हो रहा है। तो ये देखिए कि यहाँ पर पैसा 1 रुपये था, मान लीजिए 1 से डबल हो रहा है, ठीक है, 1 रुपये था तो 1 से डबल हो रहा है। अच्छा, 1 से जब डबल हो रहा है, 1 से डबल हो रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो तो फिक्स रहता है ना, ये तो फिक्स रहेगा, पैसा आपका फिक्स रहेगा। मतलब इसमें क्या जुड़ा होगा कि 2 हो गया होगा, तो 1 जुड़ा होगा, मतलब इंटरेस्ट जुड़ा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ही पैसा बढ़ता है ना। तो इसमें 1 रुपये जुड़ा है, 1 रुपये जुड़ा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 रुपये, है ना। तो 1 रुपये जुड़ के 2 रुपये हो गया। ये जो इंटरेस्ट 1 रुपये का मिला है ये 16 साल में मिला है, क्योंकि 16 साल में ही ना दोगुना हो रहा है। तो 1 रुपये का इंटरेस्ट 16 साल में मिला, तो 16 साल में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो रेट होता है, यही तो है दिमाग यहाँ पर, जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। ये जो 1 रुपये मिला है ये 16 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का जो ब्याज होगा वो 1 बटे यहाँ पर 16 आ जाएगा, 1 बटे 16 रुपये होगा। ये 1 साल का ब्याज है। यही 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पर, यही 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पर रेट होता है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास है कितना, 1/16, और किस पर, प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल है कितना यहाँ पर 1 रुपया है, तो डिवाइड बाई 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 ही आएगा, है ना, 1/16 हो जाएगा। ये 1/16 आपका रेट होगा, और इस रेट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें परसेंटेज में तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 1/8 कितना होता है, 12.5%, तो 1/16 कितना होगा, 12.5 का आधा, 12.5 का आधा हो जाएगा, यानी कि 6.25%, है ना। 6.25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, लगाने का तरीका भी हमने आपको एकदम लल्लन टॉप बताया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 24 देखिए। P एक वस्तु Q को 50% के लाभ पर बेचता है, Q उसी वस्तु को R को 60% की हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए इतना रुपए भुगतान किया तो P द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये, ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे अगर 50% की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1/2, यही ना होता है 50% की वैल्यू। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, P Q को दे रहा है, Q R को दे रहा है ना। P Q को बेच रहा है और Q R को बेच रहा है। ध्यान से सुनते जाइएगा, रेशियो से ये सवाल बन जाएगा आपका। देखिए, तो यहाँ पर Q को 50% के लाभ पर बेच दिया, मतलब P के पास 2 रुपये का था, P के पास 2 रुपये का था, तो 2 पर 1 का प्रॉफिट ले लिया, लाभ बोला है ना, तो 2 पर 1 का प्रॉफिट ले लिया, मतलब 2 1 3 रुपये में बेच दिया Q को। अब Q के पास वो सामान 3 रुपये का है, Q उसी वस्तु को R को 60% के लॉस पर बेच देता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5, है ना, मतलब 5 के सामान को 3 के लॉस पर बेच दिया। Q के पास सामान था 5 रुपये का और 3 के लॉस पे बेचा R को, यानी कि 2 में बेच दिया, ठीक है। अब इनका ओवरऑल रेशियो निकाल लीजिए। ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको इधर शिफ्ट करिए तो ये बन जाएगा 3, इस 5 को इधर शिफ्ट करिए तो ये बन जाएगा 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, ये होगा 10, ठीक है, ये होगा 10 और 3 और 5 ये हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर रेशियो आ गया। अब इसके बाद बोला गया कि R ने वस्तु के लिए इतना रुपये भुगतान किया, मतलब R का जो रुपये है वो कितना है, 3234, 6 यूनिट की वैल्यू 3234 है। P का हमें कीमत निकालना है, यानी कि यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वैसे अगर देखे जाए 10 यूनिट की वैल्यू मतलब 0, 10 से कटने वाला नंबर, तो 10 से कटने वाला नंबर कौन है, जिसके लास्ट में 0 होगा, यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप करना चाहें तो देखिए, अगर 1 की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी होगी, 6 से डिवाइड करिए, 6 पंचे 30, है ना, ध्यान से देखते जाएगा, 6 पंचे 30 बचा 2 तो 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, है ना, 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। तो 6 3 18 और 6 नहीं हो 54, है ना, क्योंकि 5 बचेगा तो एक सेकंड
यहाँ पर हमने गलत लिखा है ना भाई, यहाँ पर 4 है तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है। तो 6 नहीं हो 54, मतलब कि यहाँ पर 4 होगा तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5390। 5390 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप के सवालों में ना जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं इनमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, आपको सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि क्यूब रूट वगैरह फिर फोर्थ रूट वगैरह आपको पता नहीं होता है, ठीक है, और निकालने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन इंटीजर वैल्यू है, मतलब नीचे की सारी वैल्यू ऊपर से कट जाएंगी, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर की जितनी भी वैल्यू हैं वो नीचे से कहीं ना कहीं तो कट जाएंगी, ठीक ना। अब अगर हम ये कहें कि भैया इसमें 19 छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या छुपा हुआ है, 19 छुपा हुआ है, ये 19 × 3 है। ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइएगा, जो चीज़ें बता रहे हैं। 57 का मतलब क्या है, 19 × 3 है ना। मतलब नीचे अगर 19 है तो 19 कहीं ना कहीं ऊपर तो कटेगा, कहीं ना कहीं ऊपर तो कटेगा। इसमें 19 नहीं है, इसमें 19 नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं 19 का कुछ है ना। ये 19 निकल कर आएगा, ये अगर 19 निकल कर आएगा, ये अगर 19 निकल कर आएगा तो 19 से 19 कट जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो जो 20 का क्यूब होता है, 20 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 8000 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 1 0 का क्यूब 3 0, 8000। तो 19 का जब क्यूब करेंगे, क्योंकि 20 से थोड़ा सा छोटा है 19, मतलब 8000 से कम ही होगा 19 का क्यूब, है ना। तो ये जो है 6859, ये 19 का क्यूब है। तो मतलब जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास 19 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 19 है, ठीक है, समझ गए। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 168 है, और नीचे में यहाँ पर आपके पास 19 × 3 है ना, 19 × 3 है। अब बात करते हैं इसकी। 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। और ये जो फोर्थ रूट लगा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। 1/4 करनी का एक रूल होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे n लिखा है तो इसका मीनिंग होता है a⁴1/n, ये ना होता है। तो अगर ये 4 लिखा है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं पावर में, और 256 का मतलब 16 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये कितना है, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 4 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी 4 का पावर 4 हो जाएगा, और ये है 1/4, तो 4 से ये कट गया, मतलब हमारे पास सीधे सीधे 4 आ गया, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। काट लीजिए, 19 से 19 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसको काटिए, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8, तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, मतलब 3 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 3 × 8 = 24, मतलब 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा सभी को बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, उनका एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा सवाल है ये तो। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका जो सम दिया गया है वो 56 के बराबर दिया गया है। अच्छा, उनका जो अंतर है वो किसके बराबर है, योग का 1/7, यानी 56 का 1/7। 56 का 1/7 करेंगे तो 56 × 1/7 होगा, मतलब कि 8 आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से ए और बी निकाल लीजिए, क्योंकि हमें दोनों का एलसीएम चाहिए। ए अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ के दोनों को आधा जोड़ेंगे, 8 × 6 = 14, 64 का आधा 32 आ जाएगा। ए की वैल्यू 32, बी की वैल्यू निकालेंगे तो घटा के आधा, घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 48 का आधा 24, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी है, हमें एलसीएम चाहिए था। एलसीएम देखिए, पहले तो कॉमन इन दोनों में देखिए, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ 3। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, तो ये हो गया 12, 12 × 8 = 96, यानी कि 96 इसका एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़िए। बहुत खतरनाक प्रश्न है, लेकिन 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक घन के आकार में लकड़ी का एक गुटका है, घन मतलब क्यूब के शेप का, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 मीटर लंबी है। इस गुटके से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले सिलेंडरों की अधिकतम संभव संख्या काटी गई थी। सिलेंडरों को प्रति 14 वर्ग मीटर की दर से रंगा जाता है।
यदि हम प्रत्येक सिलेंडर की पूरी सतह को पेंट करते हैं तो सभी सिलेंडरों को पेंट करने के लिए कुल कितनी राशि होगी। हमें और कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये देखिए, सुनते जाइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सभी सिलेंडरों को रंगने के लिए, पेंट करने के लिए टोटल कितना रुपया चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास n सिलेंडर निकल कर आए। कितने सिलेंडर? n सिलेंडर निकल कर आए। अब n सिलेंडर निकल कर आए तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिलेंडरों को 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने का 14 रुपये लगता है, ठीक है। तो एक सिलेंडर का एरिया टोटल निकालेंगे हम लोग, है ना। एक सिलेंडर का एरिया निकालेंगे और यहाँ पे चारों तरफ रंगा जाता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एच क्या है? हाइट है। ये एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। हमारे पास n सिलेंडर हैं, हमने n माना है, तो ये n सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें बोला गया कि 1 वर्ग मीटर 14 रुपये में पेंट होता है, तो टोटल इतना एरिया कितने रुपए में पेंट होगा? 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी इक्वल टू 14 नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 14 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, ठीक ना। हमने यहाँ पर इस n को निकालने का जहमत नहीं उठाया, मतलब हमने कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं कोशिश किया अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, अब बड़े गौर से देखिए, इतना ही रुपए टोटल होगा, टोटल कॉस्ट इतना ही आएगा, है ना। टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको। इसमें पाई है दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना। 22/7, 7 ये 14 कट जाएगा। ये इस 22 में आपको छुपा हुआ दिख रहा है 11, एक यूनिक नंबर है 11। 11 इंटू 2 होता है, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई होके आएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, 11 से कटने वाला कोई नंबर होगा। 11 से कटने वाला कोई नंबर चेक कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए पहले ऑप्शन को, देखिए तो 2 और 5 7, 7 7 14 और यहाँ पर 4 2 6। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, यानी एक एक छोड़ के अंकों को जोड़िए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। 2 और 5 7, 7 14 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, 8 आया। क्या ये 8 जो डिफरेंस आया है, क्या ये 8 11 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो हमारा आंसर भी नहीं होगा ये वाला, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ देखिए 2 4 6, 6 और 5 11 हो गया, और ये 5 3 8, 11 और 8 का डिफरेंस 3 आएगा, है ना। तो इसमें 3 आया, 3 भी 11 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करिए, 3 2 5, 5 4 9, ठीक है, और यहाँ भी 9 हो गया, 5 4 9, तो 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 ये आ जाएगा 0, मतलब 0 अब 11 से कटने वाला नंबर आया है। 0 11 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, देखिए 3 2 5, 5 10, ये 10 हो गया और इधर 6 हो गया, तो 10 और 6 का डिफरेंस 4 आएगा। 4 आपका 11 से नहीं कटता है, डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है सी जो 11 से डिविजिबल है, वही आपका आंसर होगा। इस टाइप के सवालों को थोड़ा दिमाग से लगाया करिए, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करते लग जाएं, और सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये सवाल आपको 2 मिनट तो ले ही जाएगा, ठीक है। इतना खतरनाक सवाल है। पहले आप लोग n की संख्या निकालेंगे, फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तड़ाम झड़ाम करते रहेंगे, तब तक में आपका टाइम गया, और बाकी जो 2-4 प्रश्न बन रहे थे उनको छोड़ देंगे आप लोग, है ना, इस तरीके से। तो सही अप्रोच लगाना है हर एक सवाल को लगाने के लिए। इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को रुला दिया है, ठीक है। बहुत खतरनाक सा प्रश्न आया था, लेकिन सबसे सिंपल तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एक डीलर 2 वस्तुओं x और y को 500 रुपये प्रत्येक में खरीदता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। जो बोला है आप यहाँ पर ध्यान से समझते जाइएगा। x, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया। दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये है, ठीक ना। अब आगे पढ़िए, वह उनमें से प्रत्येक पर समान अंकित करता है, समान मूल्य अंकित करता है, बढ़ा के कुछ अंकित करेगा, है ना। तो मार्क्ड प्राइस दोनों का सेम रखता है, मार्क्ड प्राइस दोनों का सेम रखता है। और मार्क्ड प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस से कुछ बढ़ा के रखा जाता है ना। वह x को 50% और 28% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचता है, फिर भी लाभ के रूप में 958 रुपये कमा लेता है, ठीक है। 958 रुपये कमा लेता है प्रॉफिट। एक्स को जब बेच रहा है तो प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे? 958 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया।
मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है और 958 रुपये को प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेचेगा कितने में। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस देख लीजिए, सेलिंग प्राइस 500 प्लस 958 यानी कि 1458 रुपये में बेच रहा है एक्स को, ठीक ना। अब सुनते जाइए, यदि वह वाई को 77% के एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट पर बेचता है तो वाई का लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर वाई का मार्क्ड प्राइस निकालिए और उसके लिए हमें चाहिए कि एक्स का मार्क्ड प्राइस निकाला जाए, है ना, एक्स का मार्क्ड प्राइस निकाला जाए। और अगर एक्स का मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा तो वही वाई का भी मार्क्ड प्राइस होगा, क्योंकि बोला है यहाँ पर समान, है ना। तो सबसे पहले एक्स का मार्क्ड प्राइस निकालते हैं। अब देखिए, जो भी डिस्काउंट दी जाती है वो मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। हम मान रहे हैं कि एक्स का जो मार्क्ड प्राइस है वो एम है। थोड़ी देर के लिए समझिए, है ना, बड़े ध्यान से। एक्स का मार्क्ड प्राइस एम है। पहला डिस्काउंट 50% का दिया। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 पर 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 1/2 में ही बेचेगा। हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर इसके बाद 28% का दूसरा डिस्काउंट देता है। 28% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 28/100 यानी कि 7/25, 7/25 है ना, होगा 7 चौके 28, 25 चौके 100, ठीक है। 25 पर 7 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 25 - 7 यानी कि 18, तो 18/25 में बेचा, 18/25 में बेचा, है ना। और विक्रय मूल्य है कितना, यही ना आया है एक्स का विक्रय मूल्य, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1458 के बराबर हो जाएगा। तो एम यानी मार्क्ड प्राइस यहाँ से कितना आ गया, थोड़ा काट पीट लीजिए, ये 9 आ जाएगा। 9 से इधर काटना चाहे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब आगे देखिए, तो हम अगर कहें कि यहाँ पर मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 25 उधर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1458 और मल्टीप्लाई आपका 25 और डिवाइड बाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये मार्क्ड प्राइस है और यही मार्क्ड प्राइस वाई का भी है, क्योंकि सेम है ना, वाई का मार्क्ड प्राइस है। अब इस वाई के मार्क्ड प्राइस पर 77% का डिस्काउंट देता है, मतलब बेचेगा कितने में, 77/100 यानी 100 - 77। भाई इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 77/100 आएगा ना, मतलब 100 के सामान को 77 के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो 100 - 77 यानी कि 23 आएगा, तो 23 में बेच दिया, 23/100 में बेच दिया, है ना, 23/100 आएगा यहाँ पे, इतने में बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस है किसकी, वाई की सेलिंग प्राइस है ये वाई का सेलिंग प्राइस निकल आ गया। अब इसके पहले हमें क्या लिखना है, वाई का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है वाई का, 500 रुपया है। बस हो गया आपका सवाल। इनका रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, 25 से ये 2 20 बार में कटेगा, ठीक है, 25 से 2 बार में कट गया। इसके बाद 9 से इसको काट लीजिए, है ना, 9 से इसको अगर हम लोग काट लेंगे, 9 से कटेगा क्या, 9 × 9 5 बचा 55 हो गया, तो 9 × 6 = 54, है ना, 1 बचा 18, 9 दूना 18, 162 आ गया। अब नहीं कटेगा तो इसको इधर ले आइए, इसको 100 को इधर ले आइए, या फिर 2 से कट भी जाएगा, 4 से भी काट सकते हैं। ये 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा 4 से, है ना, 2 से काट सकते हैं, काटना चाहें तो काट लीजिए। 2 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें सिंपल रेशियो में चाहिए, 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 बना कॉस्ट प्राइस। इधर 81 को 23 से मल्टीप्लाई करिए तो 81 तियाँ कितना हो जाएगा, या फिर हाँ ठीक है चलिए 81 तियाँ तो 8 3 24, 243, 243 का 3 हासिल बचा यहाँ पर 24 आपका। फिर 81 दूना 162, 162 में 24 जोड़ लीजिए, 162 में 24 जोड़ लेंगे तो ये 6 8 और 1 186 आ गया, तो 1863। ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो मिल गया दोस्तों। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। इस पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट है, 863 का प्रॉफिट है, 863 का यहाँ पर प्रॉफिट है। ये 1000 पर है, ये जो प्रॉफिट है ये 1000 पर है, तो 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, बस निकाल लीजिए। 2 0 2 0 कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे 86.3, 86.3 विल बी द राइट आंसर। ये है सही तरीका इस सवाल को लगाने का, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर हो गया, अच्छा सवाल था, ये सवाल रुला दिया था दोस्तों, ये सवाल रुला दिया था, ठीक है। आगे चलिए, ये सवाल भी लंबा चौड़ा दिख रहा है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। पढ़िए सवाल को पहले, लेकिन आसानी से बन जाएगा ये सवाल, भले लंबा चौड़ा है लेकिन आसानी से बन जाएगा। 3 प्रिंटिंग मशीनें PQR जब प्रत्येक अकेले काम करती हैं तो 1 लाख किताबें क्रमशः 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में प्रिंट कर सकती हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर 3 है,
P है, Q है और R है ना। P क्या करता है कि यहाँ पर 8 घंटे लेता है 1 लाख किताबें प्रिंट करने के लिए, Q 16 घंटे लेता है और R यहाँ पर 24 घंटे लेता है। यहाँ पे निकाल लीजिए सबसे पहले टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क निकाल लीजिए, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 8, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। 24 चौक 96, 16 छक्के 96 और 12 अट्ठे 96, अच्छा 48 भी होगा, ठीक है, 48 भी कट जाएगा। तो 48 यहाँ पर टोटल आपका वर्क हो गया। 48/8 करेंगे तो इफ़िशियंसी निकलेगी 6, 48/16 करेंगे तो 3, 48/24 करेंगे तो 2। तीनों का इफ़िशियंसी हमें मिल गया दोस्तों, ये P का इफ़िशियंसी, Q का इफ़िशियंसी और R का इफ़िशियंसी। अब आगे पढ़िए, सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है सवाल में, अब यहाँ पर सवाल बड़े ध्यान से समझिए। आगे ये मशीनें P से शुरू करके उसके बाद Q और फिर R द्वारा 1-1 घंटे की बारी में किताबें प्रिंट करती हैं। P 1 घंटे काम किया, फिर उसके बाद Q काम करेगा, फिर उसके बाद R काम करेगा 1-1 घंटे, 1-1 घंटे, ठीक है, 1-1 घंटे यहाँ पर बारी बांध ली है। हालांकि कुल 9 घंटे के बाद P काम करना बंद कर देता है, लेकिन Q और R बारी बारी से 1-1 घंटे काम करना जारी रखते हैं, जिसमें Q 10वें घंटे के दौरान काम करता है जब तक कि सभी 1 लाख किताबों की प्रिंटिंग पूरी ना हो जाए। शेष पुस्तकों की छपाई पूरी करने में Q और R को कुल कितने घंटे लगेंगे। चलिए देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि भैया पहले घंटे P काम किया, उसके बाद Q काम किया, उसके बाद R काम किया। तो शुरू के 3 घंटे में कितना काम हो गया बताइए। तो शुरू के 3 घंटे में 6, 3, 9, क्योंकि 1-1 घंटे में ये इतना ही काम कर रहे हैं, तो 6, 3, 9, 2, 11, 11 यूनिट काम हुआ 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे में 11 यूनिट काम हो गया, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि 9 घंटे बाद P काम करना बंद कर देता है, मतलब 9 घंटे तक तो सभी काम करेंगे ना। तो अगर 3 घंटे में 11 यूनिट काम हो रहा है तो 9 घंटे में कितना यूनिट काम होगा, 3 गुना, तो मतलब ये भी 3 गुना, तो 33 यूनिट काम हो गया 9 घंटे में P के छोड़ने से पहले, ठीक है। P काम करना बंद करेगा तब तक यहाँ पे 33 यूनिट काम हो चुका है, मतलब 48 टोटल काम था, उसमें से 33 घटा लीजिए तो कितना बचा, 15 यूनिट काम। अब ये 15 यूनिट काम कौन करेगा, Q करेगा और R करेगा, बारी बारी से 1-1 घंटे काम जारी रखते हैं, ठीक है। इस 15 यूनिट को अब ध्यान से देखते जाइएगा, जिसमें Q 10वें घंटे के दौरान काम करता है। 9 घंटे तक तो यहाँ हो गया, 10वें घंटे में Q काम करेगा। तो 10वें घंटे में Q काम किया कितना, 3 यूनिट, ये 3 काम करेगा। 11वें घंटे में फिर इसके बाद कौन काम करेगा, R काम करेगा 2 यूनिट, मतलब इन 2 घंटों में कितना यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया, है ना, 2 घंटे में। फिर 12वें घंटे में और 13वें घंटे में फिर से यहाँ पर 5 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 12वें घंटे और 13वें घंटे में फिर से 5 यूनिट काम हो जाएगा, और ठीक है, काम करना जारी रखते हैं जब तक कि ठीक है, पूरा काम ना हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर 12वां घंटा, 13वां घंटा, फिर 14वें घंटे और 15वें घंटे में फिर से 5 यूनिट काम हो जाएगा, है ना। हर 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो देखिए टोटल हमें 15 यूनिट काम ही ना करना था, तो 5 यूनिट इन 2 घंटों में, 5 यूनिट इन 2 घंटों में, 5 यूनिट इन 2 घंटों में, यानी कि टोटल 5, 5, 5, 15 यूनिट काम हो गया। और कितने घंटे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे में 15 यूनिट काम हो चुका है, बाकी का जो बचा हुआ था। तो यही इसमें पूछा गया था कि Q और R को कुल कितने घंटे लगे, है ना। शेष बचे हुए पुस्तक जो यहाँ पर 15 हैं, यानी यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक प्रश्न था।